बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमडी गेट फिज़िक्स का टॉपिक नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के तमाम एमसीक्यूज़ फ्रॉम 2008 टू 2023। एंड स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का एक वन शॉट लेक्चर कंडक्ट कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसमें हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे ट्रिक्स जो कि हमारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। एंड फाइनली अगर आपको लगे कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है तो आपके लिए हमने एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट ऐड किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप इस टेस्ट को डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए एंड अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, तो आपको इसका सलूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सबसे पहला एमसीक्यूज़। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर नाइदर मैग्नेटिक नॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स, जब हम चार्ज की बात करते हैं तो इसके बारे में तीन बातें आपने याद रखनी है। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट में हो, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, यानी कि एक स्टेशनरी चार्ज की जब हम बात करते हैं तो इसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन जब चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करता है। लेकिन जब हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यानी कि जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी उसकी चेंज होती है, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होती हैं। तो ये चार्ज हमारे पास में कहलाता है एक्सेलरेटिंग चार्ज, यानी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करेगा, लेकिन नॉन एक्सेलरेटिंग चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं करते हैं। तो अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। तो इस केस में हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पर वो राइट होगा। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास में है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय। तो यहाँ पे जस्ट हमें इसका फार्मूला बताना है। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स की तो इसका फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B, यानी कि हमारे पास में जो बीटा ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास में ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज़। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7 और इसके यूनिट्स होते हैं वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अगर आप अपने ऑप्शंस को देखो तो अल्फ़ा और बीटा ऑप्शन में वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन यूनिट्स का डिफरेंस है। तो हमारा इसका जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसके जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो हमारे पास में होते हैं वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इस वैल्यू को आपने याद रखना है और इसके यूनिट्स को भी। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास में है, अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स दैट विल एक्ट ऑन इट विल बी। तो हमें चार्ज पर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, वो ये कह रहा है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। और हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल्स पर लगने वाली जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू QVB साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एंगल है वो बनेगा 0 डिग्री और हम जानते हैं साइन ऑफ 0 0 के बराबर होता है। तो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो 0 न्यूटन हो जाएगी, यानी कि हमारा चार्ली ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिलेशन। तो हमें यहाँ से बस करेक्ट रिलेशनशिप बताना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ को देखोगे तो ये बेसिकली हमारे पास में यूनिट्स हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि फर्दर इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, जो कि टेस्ला के बराबर होता है, और 1 टेस्ला इक्वल होता है 10 टू द पावर 4 गाज के। तो हमारे जो गिवन ऑप्शन है उनमें से सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो राइट ऑप्शंस हैं। तो आपका जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन बनेगा। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास में है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़। तो स्टूडेंट्स, हमें कंडक्टर पर लगने वाली फ़ोर्स बतानी है। तो जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है इसका फॉर्मूला होता है F वेक्टर इज़ इक्वल्स टू I इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की तो इसका फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू ILB साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर हमारे पास में जो अल्फ़ा है वो एक एंगल है बिटवीन वेक्टर L एंड वेक्टर B। तो आपको जो बीटा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन बनेगा।
MCQ नंबर 7 हमारे पास में है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, वायर 1 एंड वायर 2 रिपेल ईच अदर एज शोन इन द फिगर, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो हमें इसका रीज़न बताना है कि वो एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रही हैं। अब सुनिए, इसमें सिंपल सा रीज़न ये होता है कि जब दो वायर्स में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और इनकी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इनके दरमियान का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इन वायर के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये रिपेल हो जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है कि दोनों में रिपल्शन होगी तो इनके दरमियान जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होती है, और अगर अट्रैक्शन होगी तो उसके लिए करंट की डायरेक्शन सेम होती है, जो कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे। MCQ नंबर 8 है, द डायग्राम शोज़ अ वायर कैरिंग अ करंट आई प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स विल एक्ट ऑन द वायर। तो हमें बताना है कि अगर एक कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अब स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक हमारे पास में होता है राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को रखें करंट की डायरेक्शन में, और हमारी जो स्ट्रेट फिंगर्स हैं इनको रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो हमारी जो पाम है वो इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स को। आप इस राइट हैंड रूल को अपनी डायग्राम पे अप्लाई करके देखो तो आपकी इसकी जो डायरेक्शन है वो मिलेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपकी जो पाम है वो डाउनवर्ड बनेगी। अब स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास में ये होता है कि आप इसको फटाफट से पेज पे ड्रॉ करो। अब क्योंकि पेज जब हॉरिजॉन्टल पड़ा होता है तो वहाँ पे राइट हैंड रूल को अप्लाई करना आसान होता है, ईजिली समझ आ जाता है, बट अगर इसको आप ऐसे वर्टिकल स्क्रीन के ऊपर लगाओगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा कि डायरेक्शन किस तरह से बन रही है। तो आप इसको हमेशा पेज पे ड्रॉ करो तो ये ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड रूल जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है जो उसको रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो सेकंड फिंगर है उसको रखें करंट की डायरेक्शन में, तो हमारा जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स को। आप इस रूल को भी यहाँ पे अप्लाई करके देखोगे तो हमारा सेम आंसर आएगा जो कि डाउनवर्ड है। इसी तरह से आप यहाँ पे राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट का रूल भी लगा सकते हो, वो भी हमने वन शॉट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो आंसर है वो सेम यही बनेगा। तो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। MCQ नंबर 9 हमारे पास में है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हेल्ड वर्टिकली हैव इक्वल बट अपोजिट करंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व। तो हमें ये बताना है कि इनमें से क्या इफेक्ट अपीयर होगा वहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लेफ्ट वाली वायर की तो इसमें जो करंट है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो बाय राइट हैंड रूल अगर हम अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को कर्ल करें तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर हम बात करें राइट हैंड वाली वायर की तो इसमें क्योंकि करंट डाउनवर्ड जा रहा है और बाय राइट हैंड रूल यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बनेगी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे बिटवीन द वायर्स अगर आप बात करो पॉइंट वाई के ऊपर, तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेम डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों इनवर्ड इंटर हो रही हैं। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों वायर्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा साइड्स की निस्बत, लेकिन जो एक्स और जेड पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स का मैग्नेटिक फील्ड और जेड का मैग्नेटिक फील्ड आपस में बराबर होगा, लेकिन वाई का मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों से ज़्यादा होगा। तो अपना पहला ऑप्शन देखें तो इसमें कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज़ स्ट्रॉन्गर, ये रॉन्ग ऑप्शन है। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स एंड जेड आर सेम, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारा, तो इसका बीटा ऑप्शन राइट बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन में कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज़ वीकर दैन एट जेड, ये भी रॉन्ग है। और डेल्टा ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज़ वीकर दैन एट आउट स्ट्रॉन्गर दैन एट जेड, तो ये भी इसका रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारा बीटा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। MCQ नंबर 10 है, अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ करंट डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो हमारा करंट है वो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है व्हेन हेल्ड वर्टिकली। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम बिलो ऑफ द कंडक्टर। अगर आप उस कंडक्टर को बिलो से ऑब्जर्व करो तो उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले समझो कि एक हमारे पास में अगर स्ट्रेट वायर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी किस तरह से। तो बाय राइट हैंड रूल अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें, अगर वो बॉटम से टॉप में जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, और अपने फिंगर्स को रोटेट करवाएं, तो फिंगर्स की जो रोटेशन है वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस केस में बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर एक वायर को आप टॉप से ऑब्जर्व करो तो अगर उसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है
तो बाय राइट हैंड रूल इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर उसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है क्लॉकवाइज जब हम उसको टॉप से ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसने हमसे बोला है कि उसको आप बिलो से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अगर आप उसको बिलो से ऑब्जर्व करोगे नीचे से तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आपको रिवर्स नज़र आएगी। तो अगर टॉप से ऑब्जर्व करने पर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो बॉटम से ऑब्जर्व करने पर वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी कि हमारा अल्फ़ा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 11 है, ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो करंट के गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में देखो, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड की बात करें स्ट्रेट वायर की, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास में होता है B = μ0I डिवाइडेड बाई 2πr, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का R के साथ यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज़ करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज़ करने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस होता है वो भी इंक्रीज़ करता है। तो जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाओगे डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ करता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होती जाएगी। तो हमारा यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 12 हमारे पास में है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज़ गिवन बाय, यानी कि यूनिट लेंथ वाले कंडक्टर पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होती है। अब स्टूडेंट जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ILB sin थीटा। अगर हम यहाँ पे L को डिवाइड करवा दें फोर्स के साथ तो बनेगा F/L = IB sin थीटा, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो बराबर होती है IB sin थीटा के। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 13 है, इफ़ डायमेंशन ऑफ A इज़ द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ एम्पेयर देन डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपको डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें ना मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले की, तो ये होता है B = F/L। तो अगर आपको यहाँ से B की डायमेंशन निकालनी है तो आपको फोर्स की डायमेंशन भी निकालनी पड़ेगी, करंट की भी और लेंथ की भी। तो आप यहाँ पे डायमेंशंस को अप्लाई कर दो। अब हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की डायमेंशन होती है कैपिटल M, मीटर की डायमेंशन कैपिटल L और सेकंड की डायमेंशन होती है कैपिटल T। तो फोर्स की डायमेंशन बनेगी MLT-2। करंट की डायमेंशन उसने बता रखी है वो A के इक्वल है और लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L के बराबर ही होती है। अब यहाँ पे हम देखें तो डिनोमिनेटर में जो L है वो न्यूमरेटर वाले L से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा MT-2, और जो डिनोमिनेटर में A है वो जब ऊपर आएगा तो हमारा रिज़ल्ट बनेगा MT-2 पर एम्पेयर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है गिवन ऑप्शन में से वो चार्ली ऑप्शन जो है वो राइट है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 14 है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ मेजर्ड इन। मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से मेजर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने इसका बेसिकली यूनिट बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है φB डिवाइडेड बाय A, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम भी दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका फॉर्मूला होता है वेबर और एरिया का फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि फर्दर इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के, और ये फर्दर इक्वल होता है टेस्ला के। तो ये 3 यूनिट्स में हम इसको मेयर करते हैं। तो बट हमारे गिवन ऑप्शन जो हैं वहाँ पे सिर्फ वेबर पर मीटर स्क्वायर अवेलेबल है, जो कि चार्ली ऑप्शन है। MCQ नंबर 15 है, इफ़ वी डबल ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड थीटा = 90 डिग्री देन मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स। अगर एंगल 90 डिग्री हो और हम तमाम पैरामीटर्स को डबल कर दें तो मैग्नेटिक फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा जो एक कंडक्टर के ऊपर लगती है। अब स्टूडेंट्स किसी कंडक्टर पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है F = ILB sin थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास में अगर हम एंगल को 90 पुट करें तो बनेगा F = ILB sin 90, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर आएगा F = ILB। अब स्टूडेंट्स अगर वो कहते हैं कि हम सारे पैरामीटर्स को डबल कर दें तो हमारे पास में जो न्यू फोर्स है वो बनेगी, करंट को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को भी डबल कर दिया। तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 4, और जब 4 को 2 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 8। तो हमारा आंसर आएगा 8 ILB, और ILB क्योंकि F के इक्वल है तो हमारी जो फोर्स है वो पहले से 8 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसका बीटा ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 16 है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर इज़। तो हमने ये बताना है कि किसी कंडक्टर पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम कब होती है।
अब स्टूडेंट्स, किसी कंडक्टर पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ILB sin थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये +1 के बराबर होती है, और ये सिर्फ उस वक्त होता है जब एंगल की वैल्यू हम 90 पुट करते हैं। तो साइन 90 को अगर 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा F=ILB, जो कि मैक्सिमम फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि 90 डिग्री। MCQ नंबर 17 है, F इज़ द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। Now, if we change the direction of conductor by making an angle of 45 degree with the magnetic field, then force becomes, यानी कि अगर हम किसी कंडक्टर को 45 के ऊपर रखें तो हमारे पास कंडक्टर पर लगने वाली जो फोर्स है वो कितनी होगी। अब स्टूडेंट्स, किसी कंडक्टर पर लगने वाली जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है F=ILB sin थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ILB वाला फैक्टर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम फोर्स को। तो इसको अगर हम रिप्लेस कर लें F0 से, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा F=F0 sin ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमें जो एंगल गिवन है वो है 45 डिग्री, तो ये बनेगा F=F0 sin ऑफ 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री हमारे पास में बराबर होता है 1/√2 के। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा F=F0 डिवाइडेड बाय √2, यानी कि मैक्सिमम फोर्स का 1/√2 हमारा आंसर आएगा। तो जो मैक्सिमम फोर्स है हमारे कंडक्टर के ऊपर, अगर वो F के बराबर है तो हमारा आंसर बनेगा F डिवाइडेड बाय √2, यानी कि बीटा ऑप्शन जो है वो राइट बनेगा इसमें। MCQ नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी। तो हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। अब स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की एक स्ट्रेट वायर के लिए, तो हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। अगर हम अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को रोटेट करवाएं, तो फिंगर्स की जो रोटेशन है वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब भी हम ये रूल यूज़ करते हैं तो ये यूज़ करते हैं कन्वेंशनल करंट के लिए, जो कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में देखो तो ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट की। तो जब भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो आपने यही रूल यूज़ करना है, जो भी आपका आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देना है। यानी कि इस केस में अगर हमारी डायरेक्शन बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्लॉकवाइज बनेगी। यानी कि देखो, जैसे डायग्राम में इसने दिखा रखे जो करंट है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक करंट है। तो इसका जो बीटा ऑप्शन है वो राइट बनेगा। MCQ नंबर 19 हमारे पास में है, अ चार्ज इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ़ द फोर्स ऑफ 2.78 into 10 to the power minus 17 न्यूटन इज़ exerted on the charge, then value of the charge will be। तो हमें चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ किया जाता है 60 डिग्री के एंगल के ऊपर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स की, तो उसका फॉर्मूला होता है F=QVB sin थीटा। हमें यहाँ से Q कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला बनेगा F/VB sin थीटा। VB यहाँ से इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दो तो फोर्स हमारे पास में 2.78 into 10 to the power minus 17 है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, और थीटा हमारे पास में जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। अगर आप 10 को 10 से करवाओ मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 100, और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास में होती है 0.86, तो ये बन गया Q=2.78 into 10 to the power minus 17 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.86। जब आप 0.86 को 100 से करवाओगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 86। इसी तरह से हमारा जो न्यूमरेटर में 2.78 है ना, इसका जो पॉइंट है आप इसको शिफ्ट करो राइट साइड पे, यानी कि 278 जब इसको बनाएंगे तो हमारे पास में जब पॉइंट 2 डेसिमल मूव करेगा तो इसकी जो पावर है वो माइनस में 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये बनेगा -17 से -19। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली 86 को डिवाइड करवाना है 278 के साथ। तो अगर आप इसको लेट कर लो कि ये हमारे पास में आलमोस्ट 80 है, तो 80 को जब हम 278 से डिवाइड करवाएंगे तो ये तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, जो कि आलमोस्ट 3.23 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम बनेगा। यानी कि हमारे जो गिवन ऑप्शन हैं वहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 20 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ 10 वेबर व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला passing through unit area of 10 meter square, then the angle between magnetic field and unit area is।
स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने हमें मैग्नेटिक फ्लक्स बता रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमसे उसने बता रखी है और सरफेस एरिया बता रखा है, और आपको ये पूछ रहा है कि कितना एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला जो कि इक्वल होता है बी ए कॉस थीटा के। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कॉस थीटा निकालना है हमने, तो फार्मूला बन जाएगा फाई बी ओवर बी ए, यानी कि यहाँ पे जो बी ए है वो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्लक्स हमारे पास में गिवन है 10 वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 1 टेस्ला है, सरफेस एरिया 10 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो कॉज इस तरफ जाके बन जाएगा कॉज इन्वर्स ऑफ 1, और कॉज इन्वर्स ऑफ 1 बराबर होता है 0 डिग्री के। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो डेल्टा बन जाएगा। MCQ नंबर 21 है, 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स विच आर फ्री टू मूव आर अरेंज्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, अ स्टडी करंट ऑफ 20 एम्पेयर फ्लोज इन ईच कंडक्टर इन द सेम डायरेक्शन, द कंडक्टर्स विल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं 2 पैरेलल वायर्स हैं, 2 कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर करंट की अमाउंट सेम है और वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो हमें ये बताना है कि उनमें दरमियान क्या होगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि 2 दोस्त हैं जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है इनके दरमियान कोई ना कोई गपशप हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो जब दोनों में अट्रैक्शन होगी तो एक दूसरे के गले मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि जब भी 2 कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। MCQ नंबर 22 है, अ न्यूट्रॉन हैविंग मास इक्वल टू अ प्रोटॉन is moving in a magnetic field of intensity 1.20 into 10 to the power minus 3 Tesla with a speed of 2 into 10 to the power 7 meter per second. What is the maximum force experienced by the neutron? अब हमें न्यूट्रॉन पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स बतानी है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ किया जाता है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स होती है QVB sin थीटा। बट ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है, बट हमें वो कह रहे हैं न्यूट्रॉन। तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता नहीं है, तो न्यूट्रॉन के केस में अगर चार्ज 0 है तो उसके ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी 0 के बराबर आएगी, यानी कि हमारा अल्फ़ा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 23 है, E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाय द रिलेशनशिप। अब स्टूडेंट्स ये हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हमने 1 शॉर्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसके डिफरेंट सारे रिलेशनशिप्स है वहाँ पर। तो इसमें कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कितनी होती है। तो इसको अगर हम बात करें बाय पोटेंशियल डिफरेंस मेथड की, क्योंकि देखो यहाँ पे सब में ना V यूज़ कर रहा है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करेगा। तो बाय पोटेंशियल डिफरेंस मेथड इसका फार्मूला होता है E/m इज़ इक्वल्स टू 2V डिवाइडेड बाय B² R², यानी कि इसका जो C ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 24 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ टेस्ला, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि हमें ये बताना है कि जो टेस्ला है वो किसके इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, तो इसका फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय करंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि F/IL। अब यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये हमारे पास में बनेगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, जो कि फर्दर टेस्ला के इक्वल होता है। तो 1 टेस्ला बराबर होगा 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के, यानी कि हमारा डेल्टा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 25 है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ 1.8 into 10 to the power minus 6 Tesla. The current in a horizontal cable is 160 ampere. Calculate the maximum force per unit length. तो हमें मैक्सिमम फोर्स बतानी है पर यूनिट लेंथ। अब स्टूडेंट्स अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें ना यहाँ पे ज़रा गौर से, तो सिर्फ इसमें 10 की जो पावर है उसका डिफरेंस है, बाकी सब के आंसर सेम आ रहे हैं, यानी कि ये ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाले नहीं है, बस आपने 10 की पावर को गौर से सॉल्व करना है। अगर हम बात करें फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो उसका फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू ILB sin थीटा। अब हमें बतानी है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो बनेगा F/L इज़ इक्वल्स टू IB sin थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा कितना है, तो देखो क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स है, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा हम यूज़ करते हैं 90 डिग्री। तो इसमें वैल्यूज़ को जब रिप्लेस करेंगे तो करंट की वैल्यू है 160 एम्पेयर, मैग्नेटिक फील्ड है 1.8 into 10 to the power -6 और साइन 90 ये 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 160 की बात करें तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1.6 into 10 to the power 2, और आगे मैग्नेटिक फील्ड 1.8 into 10 to the power -6 वैसे की वैसे, और साइन 91 होकर ख़त्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप देखो 10 की पावर्स को हम हल करें तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -6
जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो बाकी बचेगा 10⁻⁻4 और 1.6 को 1.8 से मल्टीप्लाई करवा लें अगर, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 2.88 ही आएगा, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन में ये चीज़ सेम है। तो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा 2.88 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर, यानी कि अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 26 है, इफ़ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 7 मीटर इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला कैरिंग अ करंट 1 एम्पेयर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो हमें बताना है व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स, कंडक्टर पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है F = ILB sin थीटा। अब यहाँ पे देखें तो जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्योंकि पैरेलल मूव कर रहा है, तो जो एंगल है वो बनेगा 0 डिग्री, और हम जानते हैं साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो हमारी फोर्स आएगी 0 न्यूटन, यानी कि हमारा C ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 27 है, व्हेन करंट्स आर थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स इन द सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन देम, अगर 2 वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो उनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से बनेगा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 2 MCQ इसके ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि अगर किसी वायर में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो वहाँ पर अट्रैक्शन होती है, और अगर अपोजिट हो तो वहाँ पर रिपल्शन होती है। अब हम इसका रीज़न देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लो हमारे पास में 2 वायर्स हैं जिनमें करंट की डायरेक्शन सेम है, तो अगर आप लेफ्ट वाले वायर का निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल, तो ये बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली राइट हैंड वाली में जो वायर है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो अगर आप देखो बिटवीन द वायर्स, तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट है। एक वायर के लिए वो इनवर्ट जा रहा है और दूसरी वायर के लिए वो आउट ऑफ द पेज आ रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो वीक होगा। लेकिन साइडों पर तो कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसके ऊपर बाहर से एक फोर्स लगेगी इनवर्ट, जो कि इन वायर्स को आपस में क्लोज कर देगी, एक दूसरे के साथ जोड़ देगी, यानी कि हम कहेंगे इनके दरमियान अट्रैक्शन हो रही है। अब अट्रैक्शन क्यों होती है, क्योंकि दरमियान वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाता है। लेकिन अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती तो फिर उल्टा होता, दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड इसके स्ट्रॉन्ग हो जाता और बाहर वाला फील्ड जो है वो वीक होता। तो उस केस में वहाँ पे रिपल्शन होती, जो वायर्स हैं वो आउटवर्ड मूव करती। तो इस केस में हमारा जो है वो बीटा ऑप्शन राइट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे वीक हो रहा है। MCQ नंबर 28 है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज़। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, किस एंगल पर होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करें कि मैग्नेटिक एक सरफेस है, मान लो इस तरह से, तो अगर इस सरफेस को आप मैग्नेटिक फील्ड के रखोगे परपेंडिकुलर, तो जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास करेंगी, यानी कि हमारा फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो फ्लक्स मैक्सिमम है और एंगल हमारा बनेगा 0 डिग्री। और फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है BA cos थीटा। कॉज ऑफ 0 जो है यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगा, तो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा BA। तो इस केस में हमारा एंगल 0 होगा जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो हमारा अल्फा ऑप्शन है राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 29 है, फार्मूला ऑफ टोरॉइड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज़। मैग्नेटिक फील्ड के लिए टोरॉइड का फार्मूला क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें टोरॉइड की, तो ये बेसिकली हमारे पास में एक सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर होती है कुछ इस तरह से, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल सिमिलर होता है सोलेनॉइड के, जो कि बराबर होता है B = μ0 Ni। अब यहाँ पर ना हमारे पास में जो डिफरेंस है वो है स्मॉल n का। जो स्मॉल n है ये कहलाता है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि इक्वल होता है n/2πr। और यहाँ पे हमारे पास में जो r है वो कहलाता है मीन रेडियस। अब देखो यहाँ पे इसके जो सोलेनॉइड है इसका जो इंटरनल रेडियस है वो r1 है, और इसकी जो आउटर सरफेस तक का रेडियस है वो r2 है। तो इनका जो एवरेज है वो इस कोर के सेंटर तक बनेगा, जो कि r के बराबर होगा। अब सुनिए, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू रिप्लेस करें फार्मूले के अंदर, तो बनेगा B = μ0 n/2πr × I। तो ये हमारा फार्मूला है एक सोलेनॉइड के लिए। तो इस तरह से हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 30 है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूले की, तो वो होता है B = BA या BA cos थीटा। तो B का हमारे पास में ये यूनिट होता है टेस्ला, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, जो कि फर्दर वेबर के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा और बीटा दोनों ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तो इसका C जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। MCQ नंबर 31 है,
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज़, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास में जस्ट एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया था आपसे। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी रेंज होती है 0.25 गॉस से लेकर के 0.65 गॉजेस तक, यानी कि 25 to 65 माइक्रो टेस्ला। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं एज एन MCQs। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है वो सारे गॉज में हैं और बाकी तीनों टेस्ला में हैं। तो टेस्ला के अंदर इसकी जो रेंज है वो है 25 to 65, यानी कि टेस्ला वाला कोई ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं बनेगा। तो 0.25 से 0.65 यानी कि जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो पॉसिबल है यहाँ पर। तो 0.6 गॉज ये हमारा होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। MCQ नंबर 32 है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, एक कंडक्टर पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये होता है F = ILB sin थीटा। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, करंट के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और एंगल ऑफ साइन के ऊपर, यानी कि साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे गिवन ऑप्शन में करंट भी है, लेंथ भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी कि इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ नंबर 33 है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करती है, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या चेंज करती है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, दोनों को चेंज करेगी या फिर किसी को नहीं चेंज करेगी। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, यानी कि चार्ज के पार्टिकल्स की डायरेक्शन को चेंज करती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है। ये चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी, उसके मैग्नीट्यूड को ये चेंज नहीं करती, क्योंकि ये हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होती है। इसलिए इसका काम है पार्टिकल्स को सर्कल में बेंड करना, ये कर्व पाथ में मूव करवाना। तो इस केस में हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है, उसके मैग्नीट्यूड को ये इम्पैक्ट नहीं करती। MCQ नंबर 34 है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है। अब स्टूडेंट्स ये हमने सबसे पहला MCQ भी डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो मूविंग चार्जेस होते हैं। अब हम जानते हैं कि मूविंग चार्जेस से करंट भी बनता है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर अल्फ़ा ऑप्शन की बात करें तो वह है आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, एक सिंगल पोल तो पॉसिबल ही नहीं है अचीव करना, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। नॉन मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस, तो नॉन मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड होते ही नहीं है। तो करंट लूप, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो एक करंट कैरिंग लूप जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बन सकता है। तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 35 है, विच सर्फेस हैज़ अ ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, ईच हैज़ एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। किस सर्फेस का मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा अगर सबका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले की तो वो होता है BA cos थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो एंगल भी वहाँ पे कांस्टेंट है गिवन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि किसका ज़्यादा होगा, सर्कल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। तो हम लिखेंगे जो फ्लक्स है वो इसकी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये हमारे लिए शेप के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, सबका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो सेम रहेगा। MCQ नंबर 36 है, इफ़ 0.5 टेस्ला फील्ड इज़ अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर विच लाइज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, द रिजल्टिंग फ्लक्स विल बी। तो हमें ये बताना है कि उसका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। अगर इसमें मेरी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो B की वैल्यू है 0.5, एरिया हमारे पास में 2 के इक्वल है और एंगल है 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का 2 है वो इस 2 से जब कैंसिल आउट होगा तो हमारा आंसर आएगा 0.5 वेबर, यानी कि इसका जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 37 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ़ द कंडक्टर इज़ प्लेस। कि किसी कंडक्टर पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम होगी अगर आप उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से रखो। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कंडक्टर पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है जो कि 90 डिग्री के ऊपर होती है। तो अगर हम एंगल को 90 पुट करेंगे तो हमारी जो फोर्स है वो बनेगी ILB के इक्वल। तो हमारा जो मैक्सिमम फोर्स है वो सिर्फ उस वक्त लगेगा जब हम कंडक्टर को 90 डिग्री पर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड
तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 38 है, वेलोसिटी सिलेक्टर विल सेलेक्ट ओनली दोज चार्ज पार्टिकल्स हुज वेलोसिटी इज़ गिवन बाय। वेलोसिटी सिलेक्टर में कौन से पार्टिकल्स सिलेक्ट किए जाते हैं, उनकी वेलोसिटी हमें बतानी है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में ना वेलोसिटी सिलेक्टर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं उनकी वेलोसिटी के बेस के ऊपर। और इसमें कंडीशन हमारे पास में ये होती है कि चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर होनी चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के। तो चार्ज पार्टिकल वहाँ पर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो स्ट्रेट पास कर जाएगा उस वेलोसिटी सिलेक्टर में से। अब हमारे पास में जो मैग्नेटिक फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड है वो होता है QVB और इलेक्ट्रिक फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड होता है QE के इक्वल। अब दोनों साइड से यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो जो V के साथ B है वो राइट साइड पे आकर के E के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये है उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी सिलेक्टर में से अनडिफ्लेक्टेड पास करते हैं। तो इस फार्मूला को याद रखना एक सिंपल सा ट्रिक हमारे पास में होता है। अब इसको आप वर्ड से याद रख लो, वेब, यानी कि हमारे पास में जैसे जाला एक वेब होता है ना, तो वेब हमारे पास में वेलोसिटी सिलेक्टर भी एक जाल है जिसमें से पार्टिकल्स पास करते हैं। तो वेब यानी कि VEB, तो V है वेलोसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड और B है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो E और B को डिवाइड करना है। तो ये जो वर्ड है इससे आपको याद रहेगा फार्मूला कि वेब वेलोसिटी सिलेक्टर की वेलोसिटी का फार्मूला है अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स के लिए। तो ये है इसके आंसर, इसका इनके अल्फा ऑप्शन है वो राइट बन जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की कंप्लीट डिस्कशन UHS MD-CAT के MCQs की फ्रॉम 2008 टू 2023। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।